तो मुझे बैड कैरेक्टर घोषित करा गया है, दिल्ली में नहीं रहने देने के लिए बोला गया है। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ये सब अभी उन्हीं मनुवादी लोगों का एक षड्यंत्र है जिसका मैं शिकार हुआ हूँ। कि अगर कोई अम्बेडकरवाद की अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको किस तरीके से दबाया जाए। जो लोग समाज के पिछड़े तबके से आते हैं या उनकी जो बात करते हैं उनको उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है और कि झूठे केस करके किया जाता है। उनको संशोधन नहीं होते तो उनको तमाम चीज़ों में फंसाया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से कुणाल हमारे साथ है। आपने तमाम वीडियो में देखा होगा, अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू भी कुणाल का लिया था, लेकिन आपको पता नहीं है कुणाल के इस चेहरे के पीछे बहुत सारा दर्द है, दुख है, तमाम वो जातियां हैं जिसको लेकर वो चल रहा है और अम्बेडकरवाद की राह को अपनाया हुआ है उन्होंने। कुणाल जी क्या कहेंगे, आपको बैड कैरेक्टर साबित कर दिया और फिर आपको दिल्ली से भी बाहर कर दिया इस कानून ने, क्या वजह थी? क्या अम्बेडकरवाद का होना इसका बड़ा कारण था कि आप अम्बेडकरवादी हैं, या तमाम सोशल मुद्दों को आप लोग उठाते रहे? आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा गया जिससे आप दिल्ली से आज बाहर हैं? देखिए, ये षड्यंत्र जो भी रहा हो, ये विचारधाराओं का खेल है। और आज जिस प्रकार की विचारधारा देश में आज लागू है, तो उसका अम्बेडकरवादियों से और अम्बेडकर से काफी बिगाड़ खाता शुरू से बना हुआ रहा है। और अभी जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ भी अभी वही बिगाड़ खाता जो है चलता आ रहा है और अभी हो रहा है उनके साथ। तो उसी के चलते शायद मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं कि जो मुझे बैड कैरेक्टर घोषित करा गया है, दिल्ली में नहीं रहने देने के लिए बोला गया है। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ये सब अभी उन्हीं मनुवादी लोगों का एक षड्यंत्र है जिसका मैं शिकार हुआ हूँ। बैड कैरेक्टर उनके घोषित करने से मैं बैड कैरेक्टर नहीं हो जाऊंगा। कोर्ट जब तक किसी को अपराधी नहीं कहता, वो जब तक अपराधी नहीं होता। ठीक है, तो क्या इसको लेकर कोई कानूनी मामला चल रहा हो आपका? कोई एडवोकेट आपने किया है? नहीं, इसको हम चैलेंज करेंगे। हमारे एडवोकेट हैं सुशांत जी, और वो भी एक मतलब अम्बेडकरवादियों को समर्थन करते हैं। किसी भी प्रकार की अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो उनके साथ खड़े रहने का वो कार्य कर रहे हैं लगातार। समाज में वो भी अम्बेडकरवादियों पर कार्य कर रहे हैं, विचारधाराओं पर काम कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार की अगर किसी भी SC ST OBC इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई जाति होती है तो उनके लिए लड़ाई लड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एडवोकेट सुशांत जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और जो कुणाल के तमाम जो लीगल है चीज़ें हैं उनको वो देख रहे हैं। सुशांत जी क्या कहेंगे, एक बच्चा जो अम्बेडकरवाद को मानता है, अम्बेडकर, फूले, पेरियार की विचारधारा को अपनाता है, वो सोशल वर्क करता है, लेकिन किन्हीं षड्यंत्रों के तहत उसे तड़ी पार कर दिया जाता है दिल्ली से। देखिए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये विचारधारा क्या है। सबसे पहले जब आप देखेंगे कि जब वो हमारा देश गुलामी में था, तब एक क्रिमिनल्स ऑफेंडर एक्ट होता था जिसके अंदर वो बॉर्न क्रिमिनल उनको बोला जाता था। फिर उसके पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स को बोला गया। तो मतलब आप पैदा ही क्रिमिनल होते हैं, या फिर आपकी जो जितनी पूरी कम्युनिटी है वो आपकी पूरी क्रिमिनल ट्राइब है। तो किस तरीके से जैसे दलित, शोषित, वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको एक तरीके से टैग देने का काम किया गया है कि ये लोग क्रिमिनल ही होते हैं या फिर ये पूरी ट्राइब इनकी क्रिमिनल है। तो सिमिलर तरीके से एक चलन चलता हुआ आ रहा है कि अगर कोई अम्बेडकरवाद की अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको किस तरीके से दबाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन काफी केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसके अंदर जो लोग समाज के पिछड़े तबके से आते हैं या उनकी जो बात करते हैं उनको उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। और किस तरीके से किया जाता है कि उनके ऊपर झूठे केस करके किया जाता है। उनको संशोधन नहीं होते तो उनको तमाम चीज़ों में फंसाया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं, किसी भी पिछड़े इलाके में जाते हैं, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। जो शहर में हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनके ऊपर कोई FIR हो जाती है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि एक षड्यंत्र है कि जिसके अंदर की एक लीडरशिप को पैदा ना हो, जिसके अंदर एक आक्रोश जो निकल के आता है सामाजिक बदलाव करने का, उन लोगों को हम लोग किस तरीके से दबाएं या फिर उन लोगों को हम लोग एक टारगेट करके एक बैड कैरेक्टर बोल दिया जाए, उनको ऑफेंडर बोल दिया जाए कि वो लोग असामाजिक तत्व हैं। लेकिन कायदे में आप देखेंगे तो समाज की बेहतरी के लिए और समाज का विवरण वही लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग जब इन चीज़ों में फंसाए जाएं तो उनको समझा जाए कि क्या उन्होंने सही में कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनको झूठा फंसाया जा रहा है, तो उसमें हम किस तरीके से उनकी हम मदद कर सकते हैं। तो कुणाल के केस में सुशांत जी कैसे देख रहे हैं आप? कुणाल एक बहुत ही प्रतिभाशाली अम्बेडकरवादी हैं। उन्होंने तमाम जितनी भी उनकी विचार को मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, काफ़ी सकारात्मक तरीके से वो समाज के उत्थान के लिए वो सोचते हैं, बोलते हैं।
और जब वो मेरे पास आए कि सर मेरा ऐसे ऐसे मेरा इशू चल रहा है और मेरी ये सोच है, उन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया कि मैं कैसे एक अम्बेडकरवादी परिवार से आता हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरा ये केस चल रहा है कि आप उसमें प्लीज़ आप मेरी सहायता करें। और इसमें उन्होंने मेरे को और भी चीज़ें बताई गई कि किस तरीके से उनका ये पॉलिटिकल मोटिव या फिर जो भी तमाम जो चीज़ें हैं, उन्होंने वो चीज़ बताई गई। और फिर मैंने उनके तथ्यों को देखा और जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, मैं उनको रिप्रेजेंट करूँगा। तो क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं कुणाल के, जो कुणाल के पक्ष को लेकर आप कितनी उम्मीदें लोग लगा सकते हैं? मुझे पूरी उम्मीदें हैं। देखिए, समाज से अगर कोई चीज़ अन्याय निकलता है तो हमारा इतिहास है, दलित, बहुजन, हमारे ओबीसी, पूरे समाज का एक इतिहास है कि हमें न्याय हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन से ही मिलता है, न्यायालयों से ही मिलता है। तो ये वाली जो अपील है वो एलजी साहब के यहाँ लगी है। मैं पूर्ण तरीके से मैं सहमत हूँ और इसी में मैं विश्वास है कि अगर हम लोग उनके सामने अपनी बात को सही तरीके से समझा पाएंगे तो कुणाल को। क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं एलजी साहब? मेरे को पूरी 100% उम्मीदें हैं जी। कानूनी पहलू की भी तमाम धाराएं, ये सब तो तमाम चीज़ें, एक आप एडवोकेट हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो कुछ कमजोरियां भी तो होंगी जिसकी वजह से आपको तमाम उम्मीदें लग रही हैं। कुछ चीज़ें कुणाल के केसेस में पहले हुई हैं जिसमें मेरे को जानकारी नहीं है, वो जिस तरीके से डील हुई हैं, मुझे लगता है वो और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती थी कुणाल के केस में, जैसे कि हर किसी केसेस में होता है। तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं। मेरे को लगता है अगर कुणाल अपने कानूनी अधिकारों को लेकर पहले से थोड़े अवगत होते तो उस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे। मेरे को लगता है उसमें एक थोड़ी सी कमी रह गई है। उसके अलावा अभी हम जितनी चीज़ों को ग्राउंड्स को ले सकते थे, मैं पूरी पिटीशन नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन जितनी हम बचाव में और जितना सही चीज़ को करने के लिए हम कुणाल के लिए कर सकते हैं ना, वो चीज़ें करी हैं। और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हम लोग को वहाँ से रिलीफ मिलेगा। जी। कानूनी दाव पेच जो है आम लोग नहीं जानते हैं, स्पेशली अगर हम देखें तो दलित बहुजन वर्ग जो है वो कानूनी मामलों से बहुत दूर है। तो उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो बाबा साहब ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। आप सबसे पहले शिक्षा की तरफ अपना रुझान रखें। फिर उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई भी तरीके से अगर कोई प्रहार होता है तो आपको न्यायालयों से सहायता लेनी चाहिए, आपको कोर्ट से सहायता लेनी चाहिए। हमारे यहाँ की जुडिशरी इस तरीके की है कि गरीब एक इंसान हो या पिछड़ा इंसान हो, वो एक आस लगा सकता है। तो हमें जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं वहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। तमाम गतिविधियों की वजह से लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हमें होप नहीं छोड़नी है। हमें हमेशा से बाबा साहब ने ये बताया कि जब संविधान, हम लोग बोलते हैं संविधानवादी हैं, तो संविधान से जब हमें हमारे अधिकार मिले तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक इंस्टीट्यूशन एक बिल्डअप है, वो इंस्टीट्यूशन ने ही हमें अधिकार दिए हैं, वरना अधिकार हमारे कहाँ से आए हैं। तो अगर हमें वो अधिकार वहाँ से मिले हैं और उसका अगर वायलेशन होता है तो हमें उसी इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से ही हमें अपने अधिकारों को वापस लेना है। एक बड़ा सवाल है, लोग कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट हो या तमाम कोर्ट हो, उसमें मनुवादियों का कब्जा है। क्या वजह है कि वो अपने केस को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं? ये इस कथन से आप कितना इसको आप बेहतर तरीके से तमाम लोगों को बता सकेंगे? जी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी लगती है किसी चीज़ में या इंस्टीट्यूशन में, आप वो बदलाव खुद बनिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके अधिकारों की बात वहाँ नहीं हो रही है, आपकी रिप्रेजेंटेशन कम है, तो आप आने वाली जनरेशन जो है, आपके बच्चे हैं, आपके तमाम सगे संबंधी हैं, आप उनको ट्रेन करें कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाएं। बाबा साहब जैसे लोग अगर विदेशों में जाके पढ़ने का सोच सकते हैं, वो यहाँ पर जब जैसे बोला जाता है कि दरियों पे बैठ के, कमरे के बाहर बैठ के पढ़ते थे, अगर वो वही ये चीज सोच लेते कि यहाँ तो मनुवादियों का कब्जा है, यहाँ उनका कब्जा है, हम इन क्लासरूम में कैसे पढ़ेंगे, तो ना बाबा साहब होते ना आपके अधिकार होते। तो आपको वो चेंज, जो आप चेंज चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी है। जो इंस्टीट्यूशन आपको लगते हैं कि वो आपके कब्जे में नहीं है या किसी और के कब्जे में है, आप उसका बदलाव करें। बाबा साहब विदेश तक जा पाए, बाबा साहब यहाँ पर संविधान लिख पाए, संसद में गए, तो वो तमाम चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी, वरना ये एक ओपिनियन देने वाली बात है जिसको हम लोग अपने आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर एक समाज का निवारण नहीं कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सर।